Assalamu alaikum, my dear students and friends. Today's topic is related with inclusive education and the history of inclusion in education. This video is important for those who are studying special education and interested in the subject of special education. Let's start our topic. History of inclusive education. स्टूडेंट्स किसी भी इस टॉपिक को या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी मालूम हो. The word inclusion is not a new phenomena. Indeed, its origin may be traced in the early 90s, where Ovid de Crowley worked for this and said that the school will be located wherever is the nature, wherever life is, wherever the work is. He worked on, and after that, 1901, de Crowley founded a school for children with mild disabilities. The word inclusion, after that, more visible in late 1980s. यहाँ बताया गया है कि वर्ड इंक्लूजन जो है वो 90s में यूज़ होना शुरू हो गया था और इस पर काम किया किसने? ओविड de Crowley ने. अकॉर्डिंग टू हिम स्कूल्स जो हैं वो कुदरती अवामिल में होने चाहिए जहाँ ज़िंदगी का एहसास हो और जहाँ हम तरीके से काम कर सकें. उसके बाद इंक्लूसिव का वर्ड जो है मोर फ्रीक्वेंटली यूज होना स्टार्ट हुआ इन 80s में, 1980s में हम इसको देखते हैं. व्हाट इज इंक्लूजन इन एजुकेशन? अब हमने देखना है कि एजुकेशन में, तालीम में वर्ड इंक्लूजन क्या रोल प्ले कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्लूजन मीन्स टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग. इंक्लूजन क्या है? कि किसी भी चीज़ का हिस्सा होना या किसी भी चीज़ में शामिल होना. फॉर एग्जाम्पल, अ बुक हु कवर्स डिफरेंट आइडियाज, इट इज़ लाइक इंक्लूजन ऑफ मैनी थॉट्स एट वन प्लेस. जैसा कि एक किताब में मुख्तलिफ तरह के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों के आइडियाज़ जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वो एक बुक बन जाती है, एक किताब बन जाती है. इसी तरह से when multiple people are part of a group, this is called inclusion of many different people at one place. जब मुख्तलिफ तरह के लोग, मुख्तलिफ मेंटल एबिलिटीज़ के लोग, जिसमें डिसेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ दोनों शामिल हैं, दोनों तरह के लोग जब किसी एक ख़ास जगह पर इकट्ठे होते हैं तो उस चीज़ को हम इंक्लूजन कहते हैं. Inclusion in education is like students with special needs are fully integrated into the general settings. Inclusion क्या है? जैसा कि अभी बताया कि जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एबिलिटीज़ के साथ लोग इकट्ठे हों, वहाँ पर उन बच्चों को भी शामिल करना है who have some disabilities. That is called inclusion in education. After that, inclusion is where every individual, his or her, with disabilities has the right to be incorporated into the nature of society. Inclusion एक वो वर्ड है, एक ऐसा फिनोमेना है कि जहाँ पर हर बच्चे को राइट है, ये हक है कि वो फुली तौर पर इनकॉर्पोरेट कर सके किसी भी स्कूल में नॉर्मल बच्चों की तरह से. प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. ये वर्ड मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर उसके असूल क्या हैं जिसकी बेस के ऊपर हमने इंक्लूसिव एजुकेशन को शामिल करना है. पहला असूल क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होगा? नो डिस्क्रिमिनेशन विद स्टूडेंट्स. सेकेंड, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल. थर्ड प्रिंसिपल क्या है? स्कूल अडेप्ट टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स. Fourth principle, equal educational benefits for all the students. Fifth, the students' views are listened and taken seriously. Sixth principle is individual differences between students taken as diversity. और भी बहुत से प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 मेन प्रिंसिपल्स को शामिल किया गया, जिसमें पहला असूल तो ये है कि हमने स्टूडेंट्स के दरमियान किसी भी किस्म का कोई तासुब नहीं रखना. सेकंड, उनको इक्वल चांसेस देने हैं आपने तालीम हासिल करने के, चाहे वो किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी का शिकार है, आपने उसकी नीड का ख्याल रखना है, आपने उसको इक्वल बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं.
आफ्टर दैट कोई भी बच्चा अगर कोई बात करता है उसको प्रॉपरली सुनना, और सुनने के बाद उसका मजाक ना बनाए बल्कि टेकन सीरियसली, उसका जो भी मसला है, जिस भी तरीके से उसने कोई बात कन्वे की है, कोई बात बताई है, बताना चाही है, उसको आपने सीरियसली लेकर उसको समझना है और उसको गाइड करना है। आफ्टर दैट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डेफिनेटली अभी जो बात आपको समझाई कि ये ऐसी जगह है इंक्लूसिव एजुकेशन में मुख्तलिफ तरह की डिसेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ वाले बच्चे इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पर एक दूसरे की तबीयत के मिजाज को समझना और उन डिफरेंसेस को समझते हुए स्टूडेंट्स को डील करना, दिस इज ऑल अबाउट included in the inclusive education program. These principles are very important for the schools who inculcate inclusive education in their institutions. Now, practice of inclusive education. Number 1, inclusion is a continuous process. It is not a one-time event. School is responsible to strengthening and sustaining the participation of all students, teachers, parents, and community members in the work of the school. Restructuring the cultures, policies, and practices in schools to respond to the diversity of pupils within their locality. Providing an accessible curriculum and provide appropriate training programs for teachers and students. जैसा कि अभी कहा गया कि इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा अहम किरदार जो होता है वो इंस्टीट्यूशन का होता है, और इंक्लूजन जो है वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा इंक्लूड कर दिया सबको और उसके बाद आपने उस पर फुल स्टॉप लगा दिया। नो, इट इज़ नॉट अ वन टाइम इवेंट। आपने इसको स्टैटिक नहीं करना, बल्कि स्कूल इज़ द रिस्पॉन्सिबल। स्कूल ने इसको फर्दर लेकर चलना है। किसके साथ? इसमें सब लोगों को प्रॉपर तरीके से स्ट्रेंथन करना होता है और उनको शामिल करना होता है एक्टिविटीज़ में, जिसमें कौन लोग शामिल हैं? टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, एंड क्या द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। जितने लोग भी आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं उस जगह के, उन सबको शामिल करना और ये एहसास करवाना कि सब लोग मिलकर एक चीज़ को डेवलप कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर restructuring the cultures, policies and practices in schools to respond to the diversity of people within their locality. Re-educate करना, कल्चर को थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करना बहुत ज़रूरी होता है। लोगों को एक्सेप्टेंस दिलवाना उन बच्चों के लिए जो कि किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी का शिकार हैं, ये बहुत अहम है। इस किस्म का कल्चर डेवलप करना पड़ता है और स्कूल को या किसी भी इंस्टीट्यूट को जो ये काम कर रहा है या करवा रहा है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रोवाइड करता रहे कॉन्टीन्यूअस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स, फॉर pupils, and for all the members who are unaware about the acceptance and the importance of the disabled persons. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। किसी भी चीज़ को शामिल करने का मकसद क्या है? अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन के मकासद क्या है? नंबर 1, एजुकेशन फॉर ऑल, तमाम लोगों के लिए तालीम होनी चाहिए। नंबर 2, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, हर किसी के हकूक़ का ख्याल रखना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स, चाहे वो किसी एबिलिटी में है चाहे वो किसी डिसेबिलिटी में है, उसकी स्किल्स को आइडेंटिफाई करना। जो भी उसमें कोई स्किल है, कोई ना कोई सलाहियत है, उसको आइडेंटिफाई करना। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस, लोगों में शऊर, एहसास, ये तमाम जो भी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक हमारी तरबियत से है, कॉन्शियसनेस से है, उसको डेवलप करना, एक्सेप्टेंस को डेवलप करना। फिर है टू प्रिपेयर फॉर न्यू चैलेंजेस, बच्चों को इस काबिल करना, उन पर्सन्स को इस काबिल करना कि वो नए किसी भी किस्म के मुश्किलात का मुकाबला कर सकें। डेवलपमेंट ऑफ ब्रदरहुड, जब बच्चे इकट्ठे मिलकर चीज़ें सीखते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली उनमें ये जज्बा डेवलप होता है एक दूसरे की हेल्प करने का।
to improve quality of education. इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इम्प्रूव होती है, स्पेशली फॉर दोज हु हैव सम डिसेबिलिटीज़. अगर वो उन बच्चों के साथ पढ़ते हैं हु हैव सम एबिलिटीज़ तो डेफिनेटली वो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. नंबर 1, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी पार्टिसिपेशन. Number 2, for achieving the universalization. Number 3, for developing the feeling of self-respect. Number 4, for the use of modern technology. Number 5, for social equality. And number 6, for self-recognition. इसमें और बहुत सी importance and needs आ सकती हैं, लेकिन यहाँ कुछ जो more important हैं उसका जिक्र किया गया कि develop करना हेल्थी कंपटीशन को, उसके बाद उन्हें इस काबिल करना कि वो खुद को फील कर सकें कि वो भी एक सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन है, वो भी नॉर्मल लोगों के साथ टेक्नोलॉजी को सीख सकें और सोशल इक्वालिटी का हिस्सा बन सकें, एज वेल एज उनके अंदर ये पावर हो कि वो सेल्फ रिकॉग्निशन अपने आप को पहचान सकें. जब आप एक ही तरह के पीयर ग्रुप में होते हैं तो वहाँ पर आपकी पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो इतनी फास्ट नहीं होती, लेकिन जब आप कोई डाइवर्सिफाइड ग्रुप में आते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ तरह के और माइंड्स हैं, बच्चे हैं, स्किल्स हैं, तो वहाँ पर आप न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू ट्रेनिंग्स हासिल करते हैं. उससे आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती हैं और जो वीकनेसेस होती हैं वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाती हैं या वो थोड़ा सा कम हो जाती हैं, इस वे में कि आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्टूडेंट्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन. डेफिनेटली जब दो तरह के लोग जिसमें एबिलिटीज़ वाले और डिसेबिलिटीज़ वाले एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर कुछ इस किस्म के प्रॉब्लम्स भी अकर होते हैं, जिनमें नंबर 1 है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, Number 2, lack of understanding, then adjustment problems, isolated feelings, feeling of extra burden, insecurity, lack of expression, introvert nature, and shyness, negative approach, etc. और भी मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन जैसा कि आपको बताया गया कि इसमें स्कूल का रोल, टीचर्स का रोल, वहाँ की जो भी इन्वायरमेंट है उसका रोल बहुत ज़्यादा अहम है. अगर प्रॉपरली ट्रेंड इन्वायरमेंट है और इसको वक्त के साथ साथ ट्रेंड किया जाना भी ज़रूरी है ताकि हम इस किस्म के इश्यूज से बच सकें, ताकि वो बच्चे जो हैं वो किसी किस्म की एहसास कमतरी का शिकार ना हो, उन्हें कोई समझने में मुश्किल ना आए, उनको एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो ख़ुद को तन्हा फील ना करें, फीलिंग ऑफ एक्स्ट्रा बर्डन के जो कुछ भी उन्हें समझाया पढ़ाया गया है वो उसको एक्स्ट्रा बर्डन के तौर पर ना लें, इनसिक्योरिटी फील ना हो, उन्हें खौफ महसूस ना हो, लैक ऑफ एक्सप्रेशन कि वो खुद को बताने में, खुद की सोच को बताने में या खुद का इजहार करने में किसी किस्म की प्रॉब्लम फील ना करें, इंट्रोवर्ट नेचर में ना जाएं, नेगेटिव अप्रोच को यूज़ ना करें और शाइनेस ना हो, शर्माए नहीं. वहाँ पे बच्चे शर्माते भी हैं, इवन नॉर्मल बच्चे भी इस किस्म के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, नॉट जस्ट फॉर एबनॉर्मल और विद डिसेबिलिटीज़. यही प्रॉब्लम्स हमारे कुछ नॉर्मल में भी होते हैं, लेकिन वो सरफेस पर नहीं होते, बिहाइंड द सरफेस होते हैं. और जो डिसेबिलिटी का शिकार कोई बच्चे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम जो हैं वो आपकी सरफेस पर होते हैं, मतलब सामने दिखाई दे जाते हैं. तो ऐसी सूरत हाल में सबको साथ लेकर चलना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कल्चर ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशनल प्रोग्राम्स. रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूजन. इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचर का रोल बहुत अहम होता है. अकॉर्डिंग टू दिस, नंबर 1, interaction with student family. Number 2, to be able to solve student problem. Number 3, to develop new learning strategies. Number 4, to be able to develop self-confidence, to be able to provide specific facilities, to be able to look after their personal needs, to be able to recognize their hidden talents, to inculcate positive attitude in the able-bodied students. यहाँ पर कुछ रोल्स हैं जो कि बताए गए हैं फॉर द इंक्लूजन और इंक्लूसिव एजुकेशन जो कि टीचर को करने होते हैं. नंबर 1 है कि उसे ज़रूरी है कि वो टीचर स्टूडेंट्स के फैमिलीज़ के साथ, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट रहे.
उसके बाद वो बच्चों के प्रॉब्लम्स जो भी मसले मसाइल हैं उनको टैकल करना जानता हो, और क्लास में डिफरेंट तरह की वो टेक्निक्स यूज़ कर सके फॉर डेवलप देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, as well as teacher should be able to provide specific facilities in the class. After that, he should be able to look after their personal needs. इसके साथ साथ टीचर आइडेंटिफाई कर सके कि किसी भी बच्चे में क्या सलाहियत मौजूद है, क्या पोशीदा खसूसियात मौजूद हैं जिसको वो हाईलाइट कर सकता है। और सबसे अहम बात, टू इनकलकेट पॉजिटिव एटीट्यूड इन द एबल बॉडी स्टूडेंट्स। जितने भी बच्चे उसके साथ हैं, चाहे वो किसी एबिलिटी के साथ हैं, चाहे वो किसी डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं, टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों की प्रैक्टिकल लाइफ में। रिफॉर्म्स इन इंक्लूसिव करिकुलम, जो भी निसाब है इंक्लूसिव एजुकेशन का, उसमें हम किस किस्म के रिफॉर्म्स शामिल कर सकते हैं या किस किस्म की टेक्निक्स हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 है यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, सिंपल करिकुलम, adequate facilities, participation in games, cooperative curriculum, providing reading material, participation in co-curricular activities, multi-level and flexible curriculum. इंक्लूसिव एजुकेशन का निसाब इस किस्म का हो कि जिसकी मदद से बच्चे प्रॉपर तरीके से लर्न भी कर सकें और वो उनकी स्किल्स भी डेवलप हो सकें, और वो ज़िंदगी के जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी अदवार हैं, जितने भी मराहिल आते हैं, उनमें वो प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें, नॉर्मल भी और अगर एबनॉर्मल हैं, किसी भी किस्म की मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटीज़ हैं उनकी, किसी भी किस्म के डिसऑर्डर्स हैं, उसमें वो प्रॉपर तरीके से अपना रोल प्ले कर सकें। बैरियर्स भी आते हैं। नंबर 1 है नेगेटिव अप्रोच, lack of physical facilities, lack of funds, lack of trained teachers, social discrimination, emotional problems. बैरियर्स आते हैं जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, स्पेशल एजुकेशन को जब हम इनकलकेट करते हैं इन द नॉर्मल स्कूल्स में, क्लासरूम में, तो डेफिनेटली डिफरेंट तरह के बैरियर्स या मुश्किलात पेश आती हैं, जिसमें फंड्स का इशू हो सकता है, टीचर्स की ट्रेनिंग का इशू हो सकता है, इमोशनल इश्यूज आ सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम बैरियर्स होते हैं जिनको प्री प्लानिंग के थ्रू प्लान में शामिल होते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट इसको हम लोग विद डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो रिमूव कर सकते हैं विद टाइम। स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं टू इम्प्रूव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन को मीन स्ट्रीम लाइन हो, स्टूडेंट्स को बकअप किया जाए, अपनी टेक्स्ट बुक को इम्प्रूव किया जाए, स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए टीचर्स को, स्पेशल केयर की जाए स्पेशल चिल्ड्रन की, इम्प्रूव किए जाएँ टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स, एंड प्रोवाइड द प्रोविजन ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज बहुत अहम है। डेफिनेटली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये चीज़ें मौजूद हैं, जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर फंड्स के इश्यूज आते हैं। तो प्रोविज़न ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, उस तरीके के मुकम्मल रिसोर्सेज तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम प्रॉपर तरीके से बरूए कार लाकर एक अच्छा निज़ाम जो है वो डेवलप कर सकते हैं। Thank you so much. I hope you like the video. Do share with others. For more informative videos, keep watching my channel Candlelight. Stay happy and be blessed. Take care. Allah Hafiz.